चलिए ठीक है, समझ लग गया है। तो अगर आप इसमें देखते हैं आर्टिकल, इसमें आर्टिकल 29 अगर देखते हैं, तो आर्टिकल 29 और 30 में क्या है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो इसमें क्या है क्या नहीं है देख लेते हैं। तो ये प्रोवाइड्स दैट एनी, ये क्या बोलते हैं, ये जो राइट्स है वो किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन को, मतलब जो भी रह रहा है भारत में, ठीक, तो उसको अपनी एक तरीके से, अगर उसकी जो एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, ठीक, एक उसका कल्चरल है ना, तो उसको राइट है कि वो उसको अपने आप को उस चीज को कंजर्व करके रख सकता है। ठीक, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे किसी ट्राइबल का कुछ एक लैंग्वेज होती है, ठीक, किसी ट्राइबल एरिया का एक कुछ एक ट्रेडिशन होता है, किसी एक ट्राइबल एरिया का कुछ एक स्क्रिप्ट होता है, तो वो अपने उसको सेव करके रख सकते हैं। ठीक, इसी के अंदर एक आर्टिकल और प्लस एक और चीज इसमें होती है कि जो आर्टिकल 29 है, तो इसका मतलब सिंपल ये नहीं होता कि ये सिर्फ आपकी माइनॉरिटी को ही अवेलेबल है, तो माइनॉरिटी इन द सेंस कि जो आपकी SC ST इन सबको नहीं, ये आपकी नॉन माइनॉरिटी कैटेगरी को भी अवेलेबल है आर्टिकल 29। ठीक, कि अगर मेजोरिटी, मतलब इन द सेंस कि अगर माइनॉरिटी के अलावा जैसे मेजोरिटी वाले भी लोग अगर वो रखना चाहे कंजर्व करके, तो वो भी रख सकते हैं। तो दिस थिंग इज अवेलेबल फॉर बोथ माइनॉरिटी एज वेल एज मेजोरिटी। ठीक, उसको ध्यान रखना है। इसी के अंदर एक क्लोज टू आता है, आर्टिकल 29 का क्लोज टू, जिसके अंदर ये है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी चिल्ड्रन को डिनाय नहीं करा जा सकता एडमिशन के लिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक, जो बेसिकली आपका फंडेड हो, मतलब इन द सेंस कि चाहे आपका फंडेड हो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, एक बार को प्राइवेट को छोड़ सकते हैं, प्राइवेट को इन द सेंस कि जैसे कुछ का एक अलग रूल होता है प्राइवेट वालों का, बट हाँ जो भी प्राइवेटली फंडेड, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंटली फंडेड वगैरह इंस्टीट्यूट है, फुल्ली या पार्शियली, आप उनमें तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आर्टिकल 29 का क्लोज टू, ठीक, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए डिनाई नहीं करा जा सकता किसी बच्चे को। वहीं पे आर्टिकल आपका 30 आ जाता है। आर्टिकल 30 है क्या, बेसिकली ये जो माइनॉरिटी से रिलेटेड जो राइट्स है उनसे डील करता है। तो जितनी भी माइनॉरिटीज हैं वो अपने एक एस्टेब्लिश कर सकती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक, और उसका एडमिनिस्ट्रेटर तो ऑब्वियसली बात है वो करेंगे ही, मतलब जो जब वो खुद के लिए एजुकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है उसको वो एडमिनिस्टर भी करेंगे। तो यानी कि जितनी भी सारी माइनॉरिटीज हैं वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और उसको एडमिनिस्टर, दोनों चीज वो कर सकते हैं। ठीक, और एक और चीज इसमें क्या है कि इसके अंदर आप अगर चाहें कि यार मेरे को एडमिशन नहीं मिल रहा है इसमें माइनॉरिटीज वगैरह में, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। इसमें उनको एक क्राइटेरिया है, अगर वो देना चाहें दे सकते हैं। ठीक, मतलब वो पहले ही ऑलरेडी माइनॉरिटी के लिए है, आप उसमें फिर दोबारा रिजर्वेशन के लिए बोलें कि हाँ मेरे को तो नहीं मिल रहा है इसमें एडमिशन, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और प्लस ये जो चीज है ये सिर्फ आपकी माइनॉरिटी से रिलेटेड है, ना कि मेजोरिटी से। ठीक, ये आपकी माइनॉरिटी से रिलेटेड राइट है, ना कि मेजोरिटी से, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। एक इसमें केस हुआ था PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 2005 के अंदर। ठीक, इसमें वही केस था कि ये जो मतलब बेसिकली इसके अंदर क्या, कोई भी अदर कैटेगरी का जैसे वो लेना चाहे क्या नाम है एडमिशन, तो वो ले सकता है कि नहीं, ये सब। पर वो ऑलरेडी पहले ही माइनॉरिटी के लिए इंस्टीट्यूट है, और उसमें भी आप फिर अदर कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन वगैरह लेना चाहे तो वो चीज़ नहीं है। ठीक, और प्लस स्टेट भी किसी तरीके की एक तरीके से स्टेट, इसमें ध्यान रखना, इसमें ये भी बोला जाता है कि स्टेट कैन नॉट रिजर्व एनी सीट फॉर बैकवर्ड क्लास इंक्लूडिंग SC ST in the unaided any MEI, मीन्स कि स्टेट भी इन माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भी इस तरीके से सीट को रिजर्व करके नहीं रख सकती है। ठीक, इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई भी सीट को रिजर्व करके वो बिल्कुल भी नहीं रख सकती है। ठीक,
चलिए ठीक है, आर्टिकल 30 तक ये हो जाता है। अगर आप आर्टिकल 30 के बाद देखें, आपको क्या आता है? आपका आर्टिकल 30 के बाद आपको 31 देखने को मिलता है। सही। तो आर्टिकल 31 में अगर आप देखें, तो आर्टिकल 31 के अंदर जो आपने वो देखा था, एक आर्टिकल देखा था ना हमने, आर्टिकल 19(1)(f), जो था एबोलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, जो 14th कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट के थ्रू 1978 में ओमिट कर दिया गया था। ठीक। इसको बाद में इस प्रोविजन को शिफ्ट कर दिया गया था आर्टिकल 31 में। ठीक। आर्टिकल 31 में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। और फिर अगर आप देखें तो इसका जो काफी अच्छे से ड्राइव होती है, ये सब चीज आपको ड्राइव होती हुई मिलेगी आर्टिकल 300 ए से। ठीक। इसमें बेसिकली आर्टिकल 31 में इतना दे रखा है कि किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं करा जा सकता उसके, मतलब इन द सेंस कि किसी पर्सन को ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर्टी वगैरह छीन लें या कुछ भी एक तरीके से, कानून एक्सेप्ट बाय लो, बिना कानून बनाए अगर कुछ ऐसी चीजें हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। और फिर बाद में इसको आर्टिकल 300 ए में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक। क्योंकि आर्टिकल, मतलब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको फंडामेंटल राइट बनाना बहुत चीजें आड़े आ रही थी, क्योंकि चीजें नॉर्मली नहीं हो रही थी। तो अगर आप देखें, राइट टू प्रॉपर्टी आपका एक मतलब फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक लीगल राइट के तरीके से आप देखते हैं उसको। ठीक। इसी के अंदर कुछ एक्सेप्शंस है। एक आर्टिकल 31 ए है, 31 बी है, 31 सी का है। ठीक। 31 ए के अंदर कुछ नहीं है, वो जो आप एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, कॉमर्स, मतलब एक तरीके से जो भी स्टेट है, तो वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म करने के लिए, इंडस्ट्री बैठाने के लिए, कुछ भी एक तरीके से आपका पर्सनल लैंड को एक्वायर कर सकती है, उसका आपको कंपेंसेशन देती है। इसमें ये आर्टिकल 31 के ए में। आर्टिकल 31 बी में क्या है कि बेसिकली जो भी एक्ट वगैरह शेड्यूल 9 में है, काफी अच्छे से उनको ब्लैंकेट बैन मिल जाता था, है ना। ब्लैंकेट बैन इन द सेंस कि ब्लैंकेट इम्यूनिटी मिल जाती थी। लेकिन आईआर को ही लोग केस आने के बाद 2007 से, तो कोई भी केस अगर शेड्यूल 9 में जाता है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो जाता है। उसमें तारीख है ना, 23 मार्च 1971 के बाद जितने भी केसेस हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, चाहे वो 9 शेड्यूल में है कि नहीं है। फिर उसके बाद आप आर्टिकल 31 सी देखते हैं, यानी कि अगर डीपीएसपी 39 बी और 39 सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये आर्टिकल 31 सी का यूज होता है। क्यों? जैसे क्योंकि आप अगर जो भी प्रोविजन बनाते हैं, वुमेन से रिलेटेड, चिल्ड्रन वगैरह से रिलेटेड, ये सब, तो आप बोलते हैं कि ये तो आर्टिकल 14 का हनन हो रहा है। नहीं, अब उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट कर दिया, आर्टिकल 39 बी और 39 सी जैसे ही आते हैं, वैसे ही आपका आर्टिकल 14 का इफेक्ट खत्म हो जाता है। मतलब उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एड ऑन करा गया। क्या? कि आप वुमेन और चिल्ड्रन के लिए बना सकते हैं। वो किसके अंदर दिया गया? आर्टिकल 39 बी और 39 सी। ठीक। तो ध्यान रखने का। फिर इसके बाद आपका स्टार्ट होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अंदर क्या है कि अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक, मीन्स आपके जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, को जो आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपका हनन हो रहा है, बट कुछ केसेस में नहीं आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट आपका सस्पेंड कर देता है राइट टू मूव एनी कोर्ट, आपका जो फंडामेंटल राइट है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, आर्टिकल 359 के अंदर में, तो उस टाइम पे ये चीजें नहीं है, कोई कुछ चीजों में एक्सेप्शंस है, वो देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर वैसे आपका, अगर आर्टिकल 32 का, वो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अप्रोच हो सकते हैं। ठीक। आप रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं उन सब चीजों के खिलाफ, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 32 को डिस्क्राइब कैसे करा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। ये आपका हार्ट एंड सोल है संविधान का। अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो आपको तमाम रेट्स दे रखे हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस, मेंडामस, है ना। तो आप अगर देखें, जैसे इसमें क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूरी, तमाम है। ठीक।
तो उसमें देख लेते हैं कि किस किस रेट में हम किस किस तरीके के पीआईएल दायर कर सकते हैं, किस किस तरीके की नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 32 के यूज करते हुए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 226 का यूज करते हुए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक। अब पूछ लिया जाए कि किसका रिट जुरिस्डिक्शन ज्यादा है। सबसे ज्यादा रिट जुरिस्डिक्शन का एरिया वो आपका ज्यादा है हाई कोर्ट का, बिकॉज हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी चीजों के साथ डील करता है। सिंपल, इट इज नॉट स्टिक टू दी फंडामेंटल राइट। ठीक, वो आपके किसमें भी मतलब करता है, वो आपके फंडामेंटल राइट के अलावा भी आर्टिकल्स को डील करता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं। आगे क्या कि ये जो रिट्स हैं कौन कौन से हैं। ठीक, कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अगर आप हेडियस कॉर्पस देखते हैं तो हेडियस कॉर्पस को हम क्या बोलते हैं? टू हैव अ बॉडी करके, है ना। टू हैव अ बॉडी ऐसे बोलते हैं ना कि टू हैव अ बॉडी। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें कोर्ट के द्वारा ऑर्डर इशू करा जाता है जिसको जिस पर्सन को डिटेन कर रखा है। ठीक, मतलब इन द सेंस कि मान लीजिए कोई किसी आपका फ्रेंड है कोई और उसको डिटेन करके रखी है पुलिस ने, वो तो अब जेल में है, तो उसकी तरफ से आप पेटिशन दायर कर सकते हैं जो कि क्या है, क्यू वारंटो। ठीक, इसमें प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टेंडाई फॉलो नहीं होता है, यानी कि जिस पर्सन के अधिकारों को हनन है उसको होना मौजूद जरूरी नहीं है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि कोर्ट ऑर्डर इशू करता है जिस पर्सन को डिटेन करा गया है, लेकिन किसके बिहाफ पे, वो जो उनका फ्रेंड वगैरह आया है उसके बिहाफ पे। अब इसमें आ जाती है कि क्या ये किस किसके अगेंस्ट इशू करी जा सकती है। ये पब्लिक अथॉरिटी और एज वेल एज प्राइवेट अथॉरिटी दोनों के खिलाफ आपकी हेबियस कॉर्पस इशू करी जा सकती है। ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी एज वेल एज प्राइवेट अथॉरिटी दोनों के खिलाफ आपका ये इशू करा जा सकता है। किसके खिलाफ ये इशू नहीं करी जा सकती है? अगर कोई पर्सन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में आपका अंदर है तो भाई ऑब्वियसली बात है उसमें क्या ही करोगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला लग रखा है। ठीक, या कुछ लॉफुल डिटेंशन हो रखा है। लॉफुल डिटेंशन इन द सेंस कि आर्टिकल 370 के तहत उसको डिटेन, मतलब जिस टाइम पर आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था उसको डिटेन करके रखे गए थे तमाम पॉलिटिकल लीडर। अब आप उस चीज के लिए, आपको पता है ना, एक लीडर की उनकी लड़की ने भी हैबियस कॉर्पस डाला था, है ना। तो अगर आपका जो डिटेंशन है वो लॉफुली हो रहा है, पब्लिक सेफ्टी वगैरह से रिलेटेड हो रखा है, तो फिर आप उसमें इस चीजों को नहीं इशू कर सकते हैं। ठीक, मैं नाम बोल रहा हूँ उनकी लड़की का, उन्होंने है क्यू वारंटो डाली थी अपने पिताजी की तरफ से। मैंडामस देख लेते हैं। मैंडामस में आपको क्या देखने को मिलता है? मैंडामस को बोला जाता है क्या, वी कमांड या टू कमांड शायद, है ना। कि आप किसी को, सामने वाले पर्सन को कमांड कर रहे हैं, कमांड इन द सेंस बोल रहे हैं कि आप अपना काम करिए इस तरीके से, है ना। जैसे कि इसमें क्या होता है कि आपको जो कोर्ट है वो पब्लिक ऑफिशियल से पूछता है या उनको बताता है कि भाई अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज करिए। सिर्फ अगर वो मतलब इन द सेंस कि रिफ्यूज कर देते हैं उस काम को करने से या फेल्ड हो जाते हैं अपनी ड्यूटीज को करने से, तो उसके लिए मेंडामस इशू करी जाती है। ये किन किन के अगेंस्ट इशू करी जा सकती है? ये किसी भी पब्लिक बॉडी के खिलाफ यूज करी, मतलब इशू करी जा सकती है। चाहे कॉरपोरेशन है, चाहे कोर्ट से नीचे वाला कोर्ट है, चाहे ट्राइब्यूनल है, चाहे गवर्नमेंट है। लेकिन ये इशू नहीं करी जा सकती आपकी प्राइवेट बॉडी के खिलाफ, प्रेसिडेंट के खिलाफ और सीजीआई के खिलाफ। ठीक, प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट में ये मैंडेमस यूज नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में यूज नहीं हो सकता, सीजीआई के अगेंस्ट में यूज नहीं हो सकता। इस चीज को ध्यान रखना है। ओके, फिर आपकी देखने को मिलती है नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है आपका? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है कि टू प्रोहिबिट। ठीक, मतलब रोकना चीजों को। ये क्या करा जाता है? हायर कोर्ट के द्वारा इशू करी जाती है लोअर कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को, जिससे कि प्रिवेंट करी जा सके
कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर वगैरह ये सारी चीजें कभी लेके जा रहे हैं चीजों को, मतलब एक तरीके से वो उनको ये मतलब उनको रोका जाता है, सिंपल ऐसा समझिए। ठीक। अब रोका जाता है तो ये किसके द्वारा, किसके अगेंस्ट में इशू करी जा सकती है? जो प्रोहिबिशन है वो इशू करी जा सकती है आपकी जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट में। बट ध्यान रखना, मैंने कल इससे रिलेटेड एक क्विज भी डाली थी, तो उसमें मैंने सिंपल ये लिखा था कि क्या ये सिंपल आपकी जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ ही इशू करी जा सकती है? नहीं। 1991 में सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के केस में ये बोला गया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ भी इशू करी जा सकती है, बट ऐसा नहीं कि मतलब एक तरीके से सिर्फ की जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ भी इशू करी जा सकती है। 1991 में कोर्ट केस हुआ तो उसमें बोल दिया गया था। जैसे अगर आपका राइट टू लाइफ वगैरह ये सब उसमें आड़े आते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के लिए भी इशू करी जा सकती है। वहीं पे अगर आप देखें तो ये किसके अगेंस्ट में इशू नहीं करी जा सकती? आपकी लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ आपका इशू नहीं करा जा सकता है। ठीक। एक होता है सर्टियोररी, जिसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक। इसमें क्या होता है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है या ट्राइब्यूनल को कि भाई ट्रांसफर कर दीजिए जो भी आपके केस वगैरह पेंडिंग वगैरह हैं, जो भी चीजें हैं। ठीक। ये जो सर्टियोरी है वो प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव दोनों होती है ना, मतलब इन द सेंस कि उसको अगर लग जाता है कि हायर कोर्ट को, तो लोअर कोर्ट से केस जो पेंडिंग वगैरह है वो उनको मांग लेता है। ठीक। ये भी आपके क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल अथॉरिटी इसलिए ही इशू करी जाती थी, और 1991 के बाद ही एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के खिलाफ भी इशू करी जाने लगी, जब से सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ये भी किसके अगेंस्ट नहीं इशू करी जा सकती? लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं इशू करी जा सकती। ठीक। और अगर आप देखेंगे क्यू वारंटो, क्यू वारंटो का मतलब है आपकी क्या अथॉरिटी है, मतलब बाय कोर्ट अथॉरिटी और वारंट, ये इशू करा जाता है आपके कोर्ट के द्वारा किसी एक, मतलब इन द सेंस कि ऐसा बोलते हैं ना कि आपने किसकी अथॉरिटी से ये सब चीजें करी, किसकी अथॉरिटी से नहीं करी। ठीक। उसके क्लेम के अगेंस्ट में इशू करा जाता है, जैसे वो बोलता है कि हाँ भाई मेरी अथॉरिटी, अच्छा ठीक है बताइए आपकी क्या अथॉरिटी है, आपको किसने दे रखी है ये पावर्स वगैरह, तो बोलते हैं ना हम, तो वो आपकी अथॉरिटी को चेक करने के लिए ये क्यू वारंट इशू करी जाती है। ये इशू होती है किसके खिलाफ? बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो भी आपका पब्लिक ऑफिस है, ठीक, ये परमानेंट कैरेक्टर का कोई एक ऑफिस है स्टेट के अंदर में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट करा गया है, तो उनके खिलाफ ये इशू होता है। इशू नहीं करा जा सकता है किसके खिलाफ? मिनिस्टेरियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस के खिलाफ ये आपकी क्यू वारंट इशू नहीं हो सकती है। ठीक। तो ये 5 रिट थी, तो पांचों रिट हमने देख लिए हैं, हेबियस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी, क्यू वारंटो। ठीक। आगे आर्टिकल 33 आता है। आर्टिकल 33 क्या बोलता है? आर्टिकल 33 में कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो कुछ तो होगा ही, ऑब्वियसली बात है कि नहीं? तो आर्टिकल 33 का देख लेते हैं भाई। अगर आप आर्टिकल 33 देखेंगे तो इसमें क्या बोल रखा है कि जो पार्लियामेंट है वो, ये जो आपके क्या नाम है, जो आपके फंडामेंटल राइट्स वगैरह मिल मिल रखे हैं, ठीक, एक तरीके से किसको? आर्म्ड फोर्सेस को, उनके राइट्स को रोक सकती है, ठीक, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। ठीक। बाय लॉ मतलब पार्लियामेंट में लॉ इनेक्ट करके जो आर्म्ड फोर्सेस वगैरह हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ओके, इसको ध्यान रखना। और आर्टिकल 34 क्या बोलता है? आर्टिकल 34 कुछ नहीं बोलता है, अगर किसी भी एक एरिया में आपके मार्शल लॉ लगा हुआ है, ठीक, तो उसमें आपके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करा जा सकता है। ठीक। ठीक है, कि अगर आपके किसी भी एक एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो आपको
क्या करा जा सकता है, आपके फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करा जा सकता है। मार्शल लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इमरजेंसी। ध्यान रखना, नेशनल इमरजेंसी आपके पूरे देश के लिए होती है, मार्शल लॉ आपके होता है एक स्टेट, मतलब एक रीजन में लगा दिया। ठीक, जैसे मैं एग्जांपल लेके बता दूं कि जैसे आपके अफस्पा एक्ट लगा लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो वो एरिया उनके अंडर में आ जाता है आर्मी वगैरह की, एक काफी अच्छे से, क्योंकि उनमें उनको सिक्योरिटी का खतरा होता है, तो वो वहाँ पे मार्शल लॉ लगाया और उसको अंडर में ले लिया। तो उस कंडीशन में अगर आपके कुछ फंडामेंटल राइट उनको भी रेस्ट्रिक्ट करा जा सकता है। ठीक, वो डिफेंस फोर्सेस के अंडर में आ जाता है वो एरिया। ठीक, ठीक है। तो चलिए, तो ये बढ़िया है। आर्टिकल 35 देख लेते हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि जो जितनी भी, मतलब बेसिकली जो पावर है, आपको फंडामेंटल राइट को कुछ इसमें मतलब पावर मतलब उनको इन द सेंस इफेक्ट देने के लिए फंडामेंटल राइट्स को। ठीक, तो वो पार्लियामेंट के हाथ में है ना, कि पार्लियामेंट काफी अच्छे से फंडामेंटल राइट्स को पावर इन द सेंस उनको इम्प्लीमेंटेशन में एक बेहतर वे में सारी चीजें कर सकती है। ठीक, ये स्टेट को एम्पावर करता है ना। इस तरीके से वो स्टेट बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है बेसिकली, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकती है, या कुछ अगर अमेंडमेंट करना हो या जोड़ना हो तो वो कर सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर को ये अधिकार नहीं है। ठीक, और पार्लियामेंट आपका लॉ लाके आपका पनिशमेंट भी इस्टेब्लिश कर सकती है। अगर कोई किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो उसको ये पनिशमेंट दिया जाएगा। तो वो सब चीजें आपकी पार्लियामेंट के अंडर में है, ना कि आपके स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या आता है आपकी, डीपीएससी पार्ट 4, आर्टिकल 36 से 51 तक, ये आपके पार्ट 4 के अंदर है। और ये जो डीपीएससी का जो आइडिया है वो आपके लिया गया है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 में। 1937 का जो एक इरिश में कॉन्स्टिट्यूशन था, वहां से ये डीपीएससी का लिया गया है प्रोविजन। ठीक, और डीपीएससी ये दिखाता है कि अगर स्टेट कोई भी कानून वगैरह कुछ इस तरीके से बना रही है तो वो इनको ध्यान में रख के बनाए। ठीक, ध्यान में इन द सेंस कि वो काफी अच्छे से इन चीजों को देखे, क्या ये सारी चीजें फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, है ना। बट ये बाइंडेबल तो नहीं है। बट हाँ, अगर वो कुछ स्टेट पॉलिसी बना रही है तो इन सबको देख के ही मतलब कुछ अच्छे से और बेहतर वे में कर सकते हैं, क्योंकि इसके फुल फॉर्म ही बोलते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये डायरेक्ट करते हैं इसको, स्टेट गवर्नमेंट को बोलना है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये स्टेट में जो पॉलिसी वगैरह इंप्लीमेंट होती है उनसे रिलेटेड चीजों को। ठीक, ओके, चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये डीपीएससी आपकी नॉन जस्टिफिएबल है। ठीक, ये आपकी नॉन जस्टिफिएबल है। ओके, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, कोई भी डीपीएससी का हवाला देते हुए कोई केस का नहीं सुना सकता है। मतलब ठीक, ये नॉन जस्टिफिएबल है कि आपको केस का इन डीपीएससी का हवाला देते हुए कोई जजमेंट सुना दे। ठीक, तो आगे देख लेते हैं चीजों को। मैं समझा नहीं, ये रीजन क्या है ना इशू करने का, मतलब किसको क्या इशू नहीं करने का रीजन मैं समझा नहीं। उस टाइम पे मैंने देखा नहीं है मैसेज आपने जिस टाइम बोला पे ना था। लेजिस्लेचर और प्राइवेट वगैरह के लिए नहीं हो सकता है, तो उससे कौन मैं सा वाला पूछ मैम? रही थी कि क्या रीजन है। आपने बोला था ना अभी 30 कि और ये लेजिस्लेशन, जो, हाँ, हाँ हाँ, तो उसका मैं लेजिस्लेटिव रीजन बॉडीज पूछ के रही गैस थी। में नहीं। हम्म, मैम बेसिकली इसका मतलब ही यही है ना कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलेंगे कि आप हमको ट्रांसफर करिए कुछ जो केसेस वगैरह पेंडिंग है। तो लेजिस्लेटिव बॉडीज में ऐसा कहाँ ये चीजें देखने को मिलेंगी आपको। और
जो सर्टियरी में बेसिकली उसका तो जो मेन मकसद है वो है ही उनसे डील करना, कोर्ट कोर्ट वगैरह से। जैसे मैं आर्टिकल 124 बोल दूं, तो आर्टिकल 124 डायरेक्टली डील्स विद सुप्रीम कोर्ट। मैं बोलूँ कि ये पार्लियामेंट वगैरह से क्यों नहीं, क्योंकि उसका जो नेचर है वो नेचर ही सुप्रीम कोर्ट से डील करने का, अगर किसी से वो डील ही नहीं कर सकता है। ठीक। चलिए आइए देख लेते हैं। और डीपीएससी में अगर आप देखते हैं तो डीपीएससी के अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, डीपीएससी को तीन भागों में डिवाइड कर रखा है, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल। ठीक। अगर सोशलिस्टिक की मैं बात करूँ, सोशलिस्टिक इन द सेंस कि जिसमें सर्व धर्म सुखाए, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, मतलब सबको लेके चलने की बात होती है एक तरीके से, मतलब जो आपका जो वीकर सेक्शन वगैरह है उसको भी काफी अच्छे से उसका इंडल्जमेंट वगैरह सारी चीजें करी है। तो उससे रिलेटेड कुछ डीपीएसपी का आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं सोशलिस्टिक जैसी चीजों से। तो आपका क्या आर्टिकल 38। ठीक। आर्टिकल 38 क्या बेसिकली इसका काम क्या है, ये आपका क्या बोलता है कि जैसे आपकी जो इनइक्वालिटी है उनको मिनिमाइज करना है इनकम में। ठीक। कि मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज इन स्टेटस। ठीक। बेसिकली आपका जो इनकम में इनइक्वालिटीज है उनको खत्म करिए, जिसकी वजह से जब इनकम की इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएंगी तो आपके स्टेटस की जो इनइक्वालिटीज हैं वो आपके अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, मतलब बेसिकली प्रमोशन ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक। मतलब प्रमोशन ऑफ वेलफेयर काफी अच्छे से जो आपके वीकर सेक्शन है उनके लिए आपको चीजें करनी है इस तरीके से उनके वेलफेयर के लिए। ठीक। आर्टिकल 39 में वही लाइवलीहुड फॉर ऑल मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको सोर्सेस का। ठीक। और अगर आप देखें काफी अच्छे से इक्वल पे देना है मैन एंड वुमेन को। ठीक। जो हेल्थ है वर्कर्स की और चिल्ड्रंस की उसको अब्यूज नहीं करना है, हेल्थी डेवलपमेंट करना है चिल्ड्रंस का। जो 42वें संविधान संशोधन में ऐड करा गया है। आर्टिकल 39 ए इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस है। आर्टिकल 42 एक मतलब एक तरीके से मानवीय कंडीशन बनानी है आपको वर्क से रिलेटेड और मैटरनिटी रिलीफ के लिए। ठीक। आर्टिकल 43 सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्कर, मतलब बेसिकली डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपको बनाना है। आर्टिकल 43 ए की जो पार्टिसिपेशन है वर्कर का इंडस्ट्री में उसको मैनेज करना है काफी अच्छे से। आर्टिकल 47 न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। वहीं पर अगर गांधीयन के विचारों के ऊपर डीपीएससी देखने को मिले तो कौन सी है, आर्टिकल 40 विलेज पंचायत से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 43 कोटेज इंडस्ट्री से देखने को मिलेगा। आर्टिकल 43 बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का इस्टेब्लिशमेंट से देखने को मिलेगा, जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश भी कर दी गई है 2011 में। आर्टिकल 46 एससी और एसटी के प्रमोशन से देखने को मिलेगा। आर्टिकल 47 लिकर पर प्रोहिबिशन और जो ड्रग्स वगैरह हैं उन पर प्रोहिबिशन। आर्टिकल 48 प्रोहिबिट करना स्लोटरिंग ऑफ काउज एंड कैटल। ठीक। ये गार्डियन के ऊपर थी, सहमत नहीं, जो गार्डियन डीपीएससी थी मतलब ये जो आर्टिकल थे गार्डियन प्रिंसिपल्स के ऊपर डीपीएससी थे। लिबरल की अगर बात करें, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। आर्टिकल 45 बात करता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों की। ठीक। कितने से 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। आपको पता है इससे रिलेटेड 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी आया 2002 में। आर्टिकल 48 ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से बात करता है। 48 ए फॉरेस्ट के सेफ गार्ड से रिलेटेड बात करता है। ठीक। 49 मॉन्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशन से रिलेटेड बात करता है। 50 सेपरेट करता है आपके जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। आर्टिकल 51 प्रमोट करता है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक। तो इसको ध्यान रखिए।
मतलब ये आपके कुछ डीपीएसपी थे, ये जो आपके मेंशन थे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं चीजों को, क्या है क्या नहीं है। ठीक है नहीं। और मैंने कल क्वेश्चन डाला था कि क्या डीपीएसपी पार्ट 4 के बाहर भी देखने को मिलती हैं। एग्जैक्टली आपको टीपीएसपी पार्ट 4 के बाहर भी देखने को मिलती हैं। आपका आर्टिकल 335, आपका आर्टिकल 350 ए और आपका 351। आर्टिकल 335 SC ST की सर्विसेज से रिलेटेड है। 350 ए आपके इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, मतलब इंस्ट्रक्शन हो आपके मदर टंग से रिलेटेड, मतलब लैंग्वेजेस वगैरह से रिलेटेड। ठीक। आर्टिकल 351 डेवलपमेंट ऑफ हिंदी से रिलेटेड है। तो दीज आर ऑल्सो डीपीएसपी, जो कि आपकी पार्ट 4 के अलावा मेंशन्ड है। मैं आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट बता देता हूँ फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में, जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट चली, मैं एकदम ओवरऑल सिनेरियो एकदम डिटेल में न जाने के उससे आपको बता देता हूँ कैसे। आपके केस देखने को मिलते हैं काफी अच्छे से, चंपाकम केस, गोपालनाथ केस, 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस। तो उसमें क्या क्या प्रोविजन था, मतलब दोनों में लड़ाई चलती थी, कौन पे फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी कौन ज्यादा बड़ा, ये किसको अमेंड करा जा सकता है किसको नहीं। मैं आपको इनका सिर्फ फाइनल जजमेंट बता देता हूँ कि किसमें क्या हुआ किसमें क्या नहीं हुआ। फिर डिटेल में केस बताने का मतलब है कि रिवीजन हमारा डिले हो जाएगा। चंपाकम केस में 1951 में ये हुआ कि फंडामेंटल राइट ओवर रूल कर गए डीपीएसपी को, कि फंडामेंटल राइट को अमेंड भी करा जा सकता है, बट फंडामेंटल राइट ओवर रूल डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट बड़े हैं डीपीएसपी से। चंपाकम केस में बोला गया 1951 में। गोपालनाथ केस 1967 में आया, उसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट नहीं करा जा सकता डीपीएसपी के लिए। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं करा जा सकता डीपीएसपी के लिए। अब आपको पता है कि आर्टिकल 39 बी और सी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको आर्टिकल 14 को हटाना, मतलब इन द सेंस कि जैसे ही वो इन होते हैं तो आर्टिकल 14 आउट हो जाता है जब हम वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ प्रोविजन बनाते हैं। तो आर्टिकल जब 1967 में तो ये बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं करा जा सकता डीपीएसपी के लिए। अब क्या होता है, 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जो कि आर्टिकल 31C का इंसर्ट करता है। क्या मतलब, जो 1967 में प्रोविजन आ गया था, अगर वो प्रोविजन लगातार चलता रहता तो आप वुमेन और उनके लिए कुछ बना ही नहीं सकते थे। ठीक। तो आपको 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा सरकार को। उसने क्या करा, आर्टिकल 31C को इंसर्ट कर दिया। तो अब आप अच्छे से आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। और आपका जो आर्टिकल 14 है उसके ग्राउंड पे फिर आप उसको क्या नहीं कर सकते हैं, मीन्स चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक। जिसकी वजह से आप उनको चैलेंज ही नहीं कर सकते हैं कोर्ट में जाके। केशवानंद भारती केस आया, है ना, केशवानंद भारती केस का आप जानते ही हैं। इसमें सेकंड प्रोविजन जो था, सेकंड प्रोविजन कौन सा, कि कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। तो इस कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट वाले प्रोविजन को कैंसिल कर दिया गया। बेसिकली आप इम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं आर्टिकल 39B एंड C को, कोई इशू नहीं है। आप 14th को वो करिए, कोई इशू नहीं है। आप आर्टिकल 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए 31C लिया है, कोई इशू नहीं है। बट जो आपने सेकंड प्रोविजन दे दिया ना कि कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, तो केशवानंद भारती केस ने वो कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें तो ये है ना कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो भी चीजें हनन करेगी वो नल एंड वॉइड हो जाएगा एक तरीके से। तो जब उनके द्वारा ही चीजें डिसाइड करी जाएंगी कि क्या चीज बेसिक स्ट्रक्चर में क्या नहीं है, तो ये वाला प्रोविजन तो अपने आप हट जाता है कि नहीं, कि कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। 42वां संविधान संशोधन आया, डीपीएसपी को बड़ा बताया गया फंडामेंटल राइट से। फिर मिनर्वा मील केस आया 1980 में, फंडामेंटल राइट को सुपीरियर बताया गया डीपीएसपी से। ठीक। लेकिन सिर्फ एक केस है जिसके अंदर डीपीएसपी आपकी सुपीरियर निकल जाती है फंडामेंटल राइट से, वो है आर्टिकल 39B। ठीक, 39B एंड C, जो कि बड़ी निकल जाती है आपकी फंडामेंटल राइट से। क्यों? क्योंकि इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके आर्टिकल 14 और 19 आड़े नहीं आते हैं। तो अगर आप अभी की चीजें देखें तो अभी क्या है, फंडामेंटल राइट आपके सुप्रीम है और पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी के लिए, जो अभी की पोजीशन है।
देखिए, मैंने एक ओवरऑल आपको केसेस का सिनेरियो बता दिया कि उस ओवरऑल आपके सिनेरियो क्या देखने को मिला था। और अगर मैं बात करता हूँ पार्ट 4 ए की, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड करी गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी इंस्पायर्ड हैं यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। जापानी कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलेंगे। 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड करा था फंडामेंटल ड्यूटीज को। 1999 में आपके वर्मा कमेटी ने आइडेंटिफाई करा था लीगल प्रोविजन फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। ठीक, 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड करा गया था। ठीक, और 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी आपकी 86वें संविधान संशोधन 2002 में ऐड हुई, वही एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक, ये भी नॉन जस्टिफिएबल है। ठीक, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज अगर आप देखते हैं तो, कि इसका हवाला देके कोर्ट कोई भी केस नहीं सुना सकता है। ठीक, ओके, मैं ध्यान रखना इस चीज को। अब जो भी मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटीज बता देता हूँ जो जो है इसमें दे रखी है, कि आपको रेस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग का और एंथम का, फॉलो नोबल आइडियल, प्रोटेक्ट यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, डिफेंड कंट्री, प्रमोट ब्रदरहुड, प्रिजर्व रिच हेरिटेज, improve and protect environment, develop scientific temper and humanism, safeguard public property, strive toward excellence in all spheres, child education। ये आपकी डीपीएसपी थी, जो कि 11 डीपीएसपी हैं आपके। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं तो आपका फंडामेंटल राइट भी फिनिश हो गया भाई, आपका डीपीएसपी भी खत्म हो गया है कि नहीं? मतलब देख रहे हो, एक एक लेक्चर में सारी चीजें खत्म हो जा रही हैं। आपके कितने चैप्टर खत्म हो गए पता भी नहीं चल रहा है मुझे खुद। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों चैप्टर निपट चुके हैं। सातवां, आठवां, नवा अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत आपके फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 10 अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत। ठीक, हाँ मैम, फंडामेंटल राइट खत्म हो गए हैं। फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी हम बहुत तेजी के साथ खत्म करते हैं। फंडामेंटल राइट आराम से हुए हैं, इजीली वे में। ठीक है, अमेंडमेंट से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। आपका जो आर्टिकल 368 है, बताना कौन से पार्ट में है ये? आपका देखो तो सही, आप लोग एक्टिव हैं कि नहीं है। आर्टिकल 368। ओके, ठीक। आर्टिकल 368 आपके पार्ट 20 के अंदर मौजूद है, जो कि अमेंडमेंट से रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ इसका प्रोसीजर क्या है अगर आपको अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो मैं स्टेटमेंट बोलूंगा, यूपीएससी 2013 में ये पूछ चुकी है कि जो अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल है कोई से भी हाउस में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। ये कोई भी बिल इनिशिएट करा जा सकता है कि मिनिस्टर के द्वारा भी और प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी। इसमें कोई भी प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती है प्रेसिडेंट की। ठीक, और अगर आप देखें तो ये स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास होना चाहिए, मीन्स मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। इसका और एक और मतलब क्या निकलता है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने वहां पे प्रेजेंट हैं एमपीज, तो उनका 2/3 आपके एग्री होने चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी वही होता है ना, अभी हम देखेंगे भी। और जो एक फेडरल प्रोविजन होता है, मतलब अगर कोई ऐसा कानून पास हो रहा है जो कि फेडरल प्रोविजन से रिलेटेड है, तो वो आपके हाफ ऑफ द स्टेट रेक्टिफाई करा जाना चाहिए सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। ठीक, और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ओब्लिगेटरी कर दिया प्रेसिडेंट के लिए असेंट देना, कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को तीन भागों में देखते हैं कि कैसे कैसे अमेंड होते हैं। एक तो सिंपल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी जो कि पार्लियामेंट से होती है और रेटिफाई करी जाती है कुछ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, तो देख लेते हैं।
सिंपल मेजोरिटी में क्या आता है क्या नहीं आता है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। सिंपल मेजोरिटी के अंदर में जो है बेसिकली, ठीक, मीन्स सिंपल मेजोरिटी के अंदर होगा जो, वो आर्टिकल 368 के अंडर में काउंट नहीं होता है, ध्यान रखना। जो आपका आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी अमेंडमेंट होता है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं कहलाता है। बिकॉज भाई, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के पारित होने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी वाले तो कभी आ ही नहीं सकते आर्टिकल 368 के एम्बिट में। तो ध्यान रखना कौन कौन से एम्बिट में नहीं आते हैं। यानी कि कोई भी संशोधन आपका संविधान संशोधन नहीं कहलाता है जो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हो रखा हो। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बोला था, जब हम स्टार्ट ही कर रहे थे आर्टिकल, जब आप ऐड करते हैं किसी न्यू स्टेट को, ठीक, या किसी स्टेट के नाम को बदलते हैं या किसी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर करते हैं, तो वो आपके आर्टिकल 368 के अंदर में अमेंडमेंट काउंट नहीं होता है। प्लस आप लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाते हैं, होता है ना कि किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब दो तरीके के होते हैं ना, एक असेंबली और काउंसिल। तो हर एक स्टेट में काउंसिल तो है नहीं, जैसे आंध्र प्रदेश में बनती रहती है, खत्म होती रहती है, ठीक। और आप सेकंड शेड्यूल को सिंपल मेजोरिटी के साथ उसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, तो वो भी आपके 368 में नहीं आता है। फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल, ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपकी, ठीक, आपका इलेक्शन जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स में होता है, बेसिकली उनसे रिलेटेड कोई प्रोविजंस है, ठीक। तो ये आपके 368 के बाहर रखे गए प्रोविजन है। कल को अगर मैं कोई एक प्रीलिम्स का स्टेटमेंट दे देता हूँ कि एडिशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्टरेशन ऑफ स्टेट इस कम्स अंडर आर्टिकल 368, नहीं, आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है, ठीक। आर्टिकल 368 के अंदर में नहीं आता है। स्पेशल मेजोरिटी देख लेते हैं पार्लियामेंट की प्रोविजन जो कि इसके थ्रू, मतलब जो कि स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास होते हैं। एक तो फंडामेंटल राइट, भाई आपके मौलिक अधिकार का हनन, मतलब मौलिक अधिकार से चीजें रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट की। डीपीएसपी से रिलेटेड आपकी क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी, ठीक। और जो भी प्रोविजन, all other provisions which are not covered by फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, मतलब बेसिकली अगर आप देखें तो इसमें सिंपल इतना ध्यान रखो, वो बाकी सब प्रोविजन जो कि आपके फंडामेंटल राइट या डीपीएसपी के अंडर में कवर नहीं है, और वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, ठीक है, तो वो आपके 368 में काउंट होते हैं। लेकिन हाँ, सिंपल बेसिकली जो स्पेशल मेजोरिटी आपको देखने को मिलती है वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी वाले केसेस में ही ज्यादा देखने को मिलती है, ऐसा नहीं है, ठीक। कुछ स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आपको स्टेट की भी रजामंदी चाहिए होती है, ठीक। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आप अमेंड करते हैं, वो चीजें होंगी आपकी फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन द सेंस क्या, कि आप कोई प्रोविजन स्टेट के लिए लेके आ जा रहे हैं तो आपको स्टेट की रजामंदी भी तो चाहिए। तो जैसे आपका इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए, उसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए उसके रेटिफिकेशन से, हाँ, ठीक। उसमें आपको स्टेट लेजिस्लेचर का भी रेटिफिकेशन चाहिए, मतलब आधे स्टेट, हाफ स्टेट आपके एग्री होने चाहिए, रेटिफाई करने चाहिए उस चीज को, ठीक। क्योंकि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आपके पार्ट लेते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर आप प्रोविजन लेकर आ रहे हैं कुछ इन सब चीजों से रिलेटेड, स्पेशल मेजोरिटी तो आपको पार्लियामेंट में चाहिए ही, साथ में आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई चीज अमेंडमेंट देखने को मिलती है, एग्जीक्यूशन पावर से रिलेटेड देखने को मिलती है यूनियन एंड स्टेट्स की, उसमें चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ देखने को मिलती है चीजें, उसमें चाहिए, ठीक। लेजिस्लेटिव पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई प्रोविजन में देखने को मिलता है कुछ, उससे चाहिए। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की काउंसिल से रिलेटेड कुछ देखने को मिलता है, तो उसमें आपको चाहिए। कोई भी लिस्ट सेवेंथ शेड्यूल में है और उनसे रिलेटेड कुछ भी अमेंडमेंट आते हैं, तो उसमें भी आपको चाहिए क्या, एक तो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स से रिलेटेड कुछ होता है पार्लियामेंट के अंदर, तो उसमें आपको चाहिए, ठीक। तो ये वो एरिया से जिसमें कि आपको क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ आपके स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन चाहिए, आधे स्टेट का, हाफ स्टेट का, ठीक। तो इसको ध्यान रख लेना, ये जरूरी हो जाती है चीजें, ठीक। तो आपका ये चैप्टर जो है अमेंडमेंट वाला, भाई ये भी खत्म ही हो जाता है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक।
जब खत्म हो जाता है तो हम चीजें थोड़ी सी बता देता हूँ, क्योंकि जब इस अमेंडमेंट से रिलेटेड चीजें हैं और बेसिक स्ट्रक्चर का नाम ना आए, ऐसा कैसा हो सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर का नाम ना आए केशवानंद भारती केस का, तो जब ये अमेंडमेंट वाली चीजें हैं तो उनका नाम आना जरूरी है। तो उसको देख लेते हैं कि भाई उसका नाम आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक, जो कि आपका चैप्टर 11 में देखने को मिलता है ना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इनके केसेस के ओवरऑल आपको जजमेंट बता देता हूँ। अब आप बोलें कि शंकरी प्रसाद केस भी बताओ यार, उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसमें चीजें क्या निकल के आई थी क्या नहीं निकल के आई थी, है ना। डिटेल्ड में बहुत अच्छे से करेंगे प्रीलिम्स के टाइम पर। मैं ये बेसिक स्ट्रक्चर का केस ही 1.5 से 2 घंटे का सेशन है, आराम से 2 घंटे आराम से चले जाएंगे। ठीक, बट कोई नहीं, मैं आपको चीजें बता देता हूँ जो कि इन केसेस में निकल के आए। शंकरी प्रसाद केस हुआ था। अच्छा, आप ईयर बताइएगा मेरे को, आप लोगों का भी तो पता चलता रहे मेरे को टाइम टू टाइम कि हाँ, बेसिकली बेसिकली क्या आप प्रेजेंट मतलब एक्टिव हैं कि नहीं है। शंकरी प्रसाद केस कौन से ईयर में आया था? 1951। गोलकनाथ केस कौन से केस ईयर में आया था? ओके, और 24th अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर में आया था? क्योंकि ये बेसिकली इन सबका जरूरी है ना, बिना इसके तो नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। ओके, पता चला कि आप एक्टिव तो हैं आखिर। ये जो शंकरी प्रसाद केस हुआ था 1951 में, तो इसमें बेसिकली ये बोला गया था कि जो आर्टिकल 13 में जो आपका लो वर्ड है ना, जो कि हम कर भी चुके हैं अभी काफी अच्छे से। एक चीज मैं आपको बता दूं पहले आर्टिकल 13 के बारे में थोड़ा सा। आर्टिकल 13 में हम ये पढ़ते हैं ना कि कोई भी कानून आपका इस तरीके से नहीं हो सकता जो कि आपके फंडामेंटल राइट वगैरह के हनन वगैरह करता है ना, कानून वगैरह, है ना। तो वो जो उसमें लो शब्द है ना, लो शब्द हमने पहले भी देखा था कि जो आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं वो आपका लो नहीं कहलाता है। लो आपका होता है जो भी स्टेट लेजिस्लेचर में पास हुआ है या पार्लियामेंट में पास हुआ है या ऑर्डिनेंस के थ्रू कोई कानून बनाया गया है। ठीक, आप उन ग्राउंड पे उस कानून को चैलेंज कर सकते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है। मतलब अगर कोई कानून चलता हुआ आ रहा है और वो आपके फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, ठीक, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। बट जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा, मान लीजिए आपने 103वां संविधान संशोधन वगैरह करा, तो आप उसको आर्टिकल 13 के अंदर लो कह के चैलेंज नहीं कर सकते, बल्कि आप उसको जो केशवानंद भारती केस में बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहा है, उसमें जाके आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। मतलब जैसे ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन था, ईडब्ल्यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, आप उसको आर्टिकल 13 में लो नहीं कहते हैं। ठीक, और आपको अगर वो चैलेंज करना होता है तो आप उसको चैलेंज आर्टिकल 13 के अंदर जाके नहीं करते हैं, आप आर्टिकल 32 के अंदर जाके करते हैं। क्योंकि आर्टिकल 13 के अंदर लो की स्पेसिफिक डेफिनेशन है, उसने डायरेक्टली बोल रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कानून नहीं है, मीन्स लो नहीं है। ठीक, ध्यान रखना, ये छोटा स्टेटमेंट है बट अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि आर्टिकल 13 के अंदर जो भी संविधान संशोधन होते हैं वो लो की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक, बाकी जो भी पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट करा गया है, वो स्टेट के द्वारा इनेक्ट करा गया है, वो आपका लो है और आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी आप चैलेंज कर सकते हैं, बट आर्टिकल 13 के अंदर लो कंसीडर करके नहीं। आप केशवानंद भारती केस वगैरह में जैसा हम देखते हैं ना, बेसिक स्ट्रक्चर का हनन कर रहा है ये सब चीजें, तो आप उन बेसिस पर आप उसको काफी अच्छे से चैलेंज कर सकते हैं। ठीक, ये आपके फंडामेंटल राइट का हनन कर रखा है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि वो आर्टिकल 13 में लो है और उसको हम तत्काल प्रभाव से उसका जो मतलब उस कानून को हम रद्द करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक, आर्टिकल 13 के अंदर जो स्पेसिफिक चीजें हैं उन्हीं को लो कहा जाता है, जो कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बोली भी थी। ठीक, जो जब हम देख भी रहे थे इन सब चीजों को, कहा कि इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं लो की। लो आर्टिकल 13 के अंदर किस किस को बोला जाता है? एक तो आपके किसको,
कि जो कि परमानेंट लॉ इनेक्ट करा गया पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ये टेम्परेरी कानून लाए गए हों ऑर्डिनेंस को इशू करने के बाद प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर के, कुछ आपके ऑर्डर्स जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ नोटिफिकेशन अगर आपका हनन कर रहे हैं, वो आपकी लॉ की कैटेगरी में आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। कुछ नॉन लेजिस्लेटिव प्रोविजंस होते हैं, ठीक, उनसे रिलेटेड आप उनको लॉ में काउंट करके उनको डायरेक्टली चैलेंज कर सकते हैं। बट अमेंडमेंट को आप वो अमेंडमेंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 13 के अंदर में बेसिकली चैलेंज इसको भी करा जा सकता है, बट आर्टिकल 13 के अंदर में चैलेंज नहीं कर सकते, तो इसको ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं। गोलकनाथ केस 1967 में आया, तो बेसिकली इसने क्या करा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल करा, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बताया क्या कि फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी व्यक्ति से नहीं लिए जा सकते हैं। सिंपल इतना ध्यान रखो, गोलकनाथ केस में 1967 में ये हुआ कि फंडामेंटल राइट्स किसी भी व्यक्ति से नहीं लिए जा सकते हैं, ठीक। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 देखने को मिला, ठीक। उसमें क्या बोला गया कि फंडामेंटल राइट भी ले सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो, पार्लियामेंट चाहे तो, ठीक। पार्लियामेंट के पास पावर है, वो फंडामेंटल राइट्स भी ले ले आर्टिकल 368 के अंदर में। केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस आया तो उसने गोलकनाथ केस की जो जजमेंट थी उसको ओवर रूल करा, है ना। वो ओवर रूल नहीं करा, उसकी वैलिडिटी को करार दिया, है ना। मतलब बेसिकली आर्टिकल वो जो 1967 में गोलकनाथ केस में बोला था ना कि पार्लियामेंट आपके फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकती है, ठीक। तो केशवानंद भारती केस ने उसी जजमेंट को वैलिडिटी प्रोवाइड करी, क्या देके, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर कोई भी चीज बेसिक स्ट्रक्चर का हनन करेगी, ठीक, हनन कर रही है, तो उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया जाता है, ठीक। आपके बेसिक स्ट्रक्चर मतलब, और क्या चीज बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपके डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक, उसको ध्यान रखना। ओके। आपका मिनर्वा मिल केस होता है 1980 में, जुडिशियल रिव्यू को एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर अभी भी, मतलब अभी कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर है वो जान लेते हैं, वो जानने जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित कर दिए गए थे, ठीक। सोबरेनिटी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर, इंडियन पॉलिटी का आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। सेक्युलर कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक। और आपका फेडरल कैरेक्टर कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेसिक स्ट्रक्चर है। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। वेलफेयर स्टेट मीन सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। फ्रीडम एंड डिग्निटी इंडिविजुअल की, वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट्री सिस्टम बेसिक स्ट्रक्चर है। राइट ऑफ रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर। फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर के बिट में आते हैं, ठीक। हाँ, सज्जन सिंह केस भी था, क्यों नहीं था, सज्जन सिंह केस भी था काफी अच्छे से। पंजाब में दो भाई वगैरह थे। ये बेसिकली स्टार्ट तो तभी हुआ था ना जिस टाइम पे ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1951 में, उसके जो राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल कर दिया गया था, ठीक। और फिर बाद में इसको चैलेंज करा गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना शंकरी प्रसाद केस में 1951 में कि बेसिकली पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बेसिकली फंडामेंटल राइट के, तो उसने बोला कि आप सारी चीजों को अमेंड कर सकते हैं लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद कहानी स्टार्ट हो गई थी गोलकनाथ केस, सज्जन सिंह केस राजस्थान वगैरह का जो हुआ था। हाँ, सज्जन सिंह केस भी तो हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर से पहले। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं चीजें आपको वही बताऊंगा जो कि अभी हमारे लिए रिवीजन के लिए जरूरी है, वरना मेंस पर्सपेक्टिव से तो इसको मैं पहले ही बोल दिया था कि 2 घंटे का है ये, 2 घंटे से ज्यादा का ही टॉपिक है कि नहीं। ठीक है, आगे करें। आगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट होता है आपके। चैप्टर नहीं स्टार्ट होता है, पॉलिटी का पार्ट 2 स्टार्ट होता है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम। नो सर, एग्जॉस्ट होने लगे हैं। मतलब आप देख रहे हो कि हम इतने इतने जल्दी चैप्टर को कर ले रहे हैं। चैप्टर 7 खत्म, चैप्टर 8 खत्म, चैप्टर 9 खत्म, चैप्टर वो नहीं,
चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हम पहले ही खत्म कर चुके हैं 2 सेशन में। बहुत सही भाई। ओके।